जो सबसे पहला टॉपिक है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास से। तो मैं जानती हूँ बच्चों आप लोगों ने 9th-10th में ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है। एटम क्या होता है, एटम का मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल का मास हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जैसे ही आप 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट बनते हो, मतलब 11 क्लास में आप अपना कदम रखते हो, वैसे आप लोगों के लिए साइंस का डेफिनेशन बदल जाता है। ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, ठीक है। तो केमिस्ट्री में यहाँ पे जो भी चीज़ आएगी आप लोगों की, जैसे आप लोगों ने एटम 9th और 10th में पढ़ा था, तो जितने भी वहाँ पे आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक लिमिटेड एरिया में आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े थे। लेकिन जैसे ही आप 11th-12th में जाते हो तो कंसेप्ट क्या मिलते हैं आपको, एक कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ हम लोगों को डिटेल में यहाँ पे समझने पड़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसे डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एटॉमिक मास। क्या डिस्कस करेंगे? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, एटम के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज एन एटम, एटम क्या होता है। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एटम की। किसकी बात करते हैं हम लोग? एटम की। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? एलिमेंट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिससे क्या बनता है, ये मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब एटम में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एटम में क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं, एटम किससे मिलके बना होता है, तो उन सब के बारे में हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एटम में हम लोग ये जानते हैं कि प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके आसपास क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? रिवॉल्व। तो यहाँ पे हम लोग बीच में क्या बनाते हैं, न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के आसपास हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, यहाँ पे क्या होता है, साइकिल होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके आसपास क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एटम जो मिलके बना होता है, कितने पार्टिकल से यहाँ पे मिलके बना होता है, एटम यहाँ पे कितने पार्टिकल से मिलके बना होता है, 2 पार्टिकल से मिलके यहाँ पे बना होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग बात करें तो 2 कंपोनेंट से मिलके यहाँ पे बना होता है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम ले सकते हैं न्यूट्रॉन, और सेकेंडली हम लोग बात करते हैं, सॉरी न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन नहीं बच्चों, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सबसे पहले जो न्यूक्लियस मिलके बना होता है, किन 2 पार्टिकल से न्यूक्लियस मिलके बना होता है? सबसे पहले होता है प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे क्या होता है, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। और क्या होती है इसकी वैल्यू, एटम की जो यहाँ पे प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, और उसका जो वैल्यू है वो क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, -19 कूलम। अब यहाँ पे जो माइनस है इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे माइनस लगा दो, ठीक है, आगे यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस। इसका मतलब जो आवेश है इस पे वो कौन सा है, पॉजिटिव है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे जो इसका मास होता है वो कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है, -27 किलोग्राम। ये क्या होता है, इसका मास होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्टिकल की जिसका नाम है न्यूट्रॉन। क्या नाम है? न्यूट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन का जो यहाँ पे मास होता है वो कितना होता है, वो भी इतना ही होता है जितना प्रोटॉन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पे बात करें इस पे आवेश की, तो न्यूट्रल हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, मतलब कि इस पे कितना आवेश कितना यहाँ पे चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है, ठीक है। कितना चार्ज होता है इस पे, 0 चार्ज यहाँ पे होता है। कितना होता है, 0 चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात करी न्यूक्लियस की, उसमें 2 पार्टिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोटॉन, सेकंड वन इज यहाँ पे होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे हमेशा कौन सा यहाँ पे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे यहाँ पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, ठीक है। थर्ड यहाँ पे जो कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, इन पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव
होता इतना ही है, 1.67 इंटू 10, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन वो किस में होगा, यहाँ पे माइनस में होगा, तो हम लिख सकते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये माइनस ही बताता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, माइनस का चार्ज है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके मास की। तो यहाँ पे इसका मास होता है किसका, इलेक्ट्रॉन के मास को हम इस तरह से लिखते हैं m, और सबस्क्रिप्ट में हम लोग लगाते हैं e। इसके बाद हम लोग लगाएंगे इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं -31 किलोग्राम। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। और बच्चों ये मास इतना नेग्लिजिबल होता है कि जैसे यदि हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को यहाँ पे कंपेयर करें, देखो यहाँ पे हम किसको कंपेयर कर रहे हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो किसके बराबर आएगा, 1837 के बराबर आता है। किसके बराबर आता है, 1837 के बराबर आता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, तो किसके बराबर होगा, 1837 इंटू ME। अब इसका मीनिंग यहाँ पे क्या हुआ कि यदि हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को यहाँ पे कंपेयर करें, तो मान लो कि प्रोटॉन क्या है, एक बड़ा सा फुटबॉल है। फुटबॉल तो आप सभी लोग जानते हो, ठीक है, एक बड़ा सा क्या है, फुटबॉल है। अब उस फुटबॉल में 1837 यहाँ पे क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसमें फिट आ जाए। 1837 कितनी क्वांटिटी में, 1837 मतलब 1837 इलेक्ट्रॉन्स उसमें आ जाए। तो इस तरह के जो यहाँ पे मास होता है, उतने इलेक्ट्रॉन्स का मास मतलब 1837 इलेक्ट्रॉन्स का मास किसके बराबर होता है, एक प्रोटॉन के बराबर होता है। ये मीनिंग है इस रिलेशन का, ठीक है, ये मीनिंग है इस रिलेशन का। नेक्स्ट हम लोग डिटेल्स में इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर काफी डिटेल्स में सारी चीजें पढ़ते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे केवल एटॉमिक मास के बारे में समझने के लिए सब कुछ यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें रिलेटिव एटॉमिक मास समझना जरूरी है, ग्राम एटॉमिक मास को समझना जरूरी है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इस पे चार्ज कितना होता है, इसका मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है। तो वो सारी बेसिक चीजें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास के रेशियो को यहाँ पे कंपेयर किया। थर्ड पॉइंट ये आता है कि एटम का जो रिप्रेजेंटेशन है वो किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देखो, एटम का रिप्रेजेंटेशन जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ वो किस तरह से हम लोग करेंगे। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ जेड। अब ये जेड क्या है उसको भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक्स, एक्स क्या है, एलिमेंट, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ ए, ये क्या है, यहाँ पे मास नंबर है, क्या है ये, मास नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेड है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। क्या है ये, एटॉमिक नंबर। मतलब आप लोगों ने 9th क्लास में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों ने देखा होगा कि टोटल 118 एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो 118 जो एलिमेंट है तो वो किस नंबर पे एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। और यहाँ पे जो एटम है, यहाँ पे क्या है, ये एलिमेंट है, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट। और यहाँ पे जो ए है इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर से। और मास नंबर हम लोग यहाँ पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। तो हम क्या प्रोटॉन के मास को इस तरह से लिख सकते हैं, mp प्लस mn। तो ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास क्या आया, एटॉमिक मास आया। क्या आया, मास नंबर, एटॉमिक मास नहीं, मास नंबर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो यहाँ पे हमारे पास आया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या निकाल रहे हो, मास नंबर हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, एलिमेंट हम लोग देख चुके हैं। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एटम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मान लें 1H1, क्या माने 1H1, तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है 1, ये तो हो गया एटॉमिक नंबर, जो इसके सबस्क्रिप्ट में लगा है वो तो हो गया एटॉमिक नंबर, और ये क्या हो गया, मास नंबर। मास नंबर बोली तो क्या, देखो यहाँ पे प्रोटॉन कितना प्रेजेंट है, 1, यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना प्रेजेंट है, 0, तभी तो यहाँ पे 1 + 0 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1, ठीक है। मास नंबर कितना हुआ इसका, 1। अब यहाँ पे यदि हम बात करें 2He4 की,
तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे देखो क्या हो गई, एटॉमिक नंबर इसका 2, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये क्या होगा इसका एटॉमिक नंबर, मतलब Mp प्लस Mn। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 तो क्या है प्रोटॉन और 2 क्या है यहाँ पे न्यूट्रॉन है। तो ये टोटल कितने हो गए 4। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मास नंबर यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों एटॉमिक मास की, कि हम 1 एटम का मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले तो आप ये करो कॉपी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, मास नंबर के बारे में देखा। किसके बारे में देखा, मास नंबर के बारे में देखा। अब हमें निकालना है यहाँ पे 1 एटम का मास। तो ध्यान से समझना बच्चों कॉन्सेप्ट को। देखो यदि मान लो कि मेरे पास ये वाला क्या है एटम है, ठीक है, इसको मैं एटम मान सकती हूँ। एटम को हम लोग इसी तरह से लिखते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एटम का रिप्रेजेंट करना बताया है कि हम किसी भी हीलियम के एटम को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे हम लोगों को ये जो 4 यहाँ पे देखा है ये क्या है, मास नंबर है। अब यदि मेरे को यहाँ पे इसका एटॉमिक मास निकालना है, किसका एटॉमिक मास निकालना है, 2He4 का एटॉमिक मास मुझे यहाँ पे निकालना है। किसका एटॉमिक मास निकालना है, 2He4 का, मतलब हीलियम का एटॉमिक मास मुझे यहाँ पे निकालना है। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, मास नंबर है। क्या है ये, मास नंबर है। अब यदि मान लो कि मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि प्रोटॉन का मास यहाँ पे कितना होता है, या फिर हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि मैं मास नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे एक प्रोटॉन के मास से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो किसके मास के बराबर होगा, एटम के मास के बराबर। स्टार्टिंग में मैंने बच्चों आप लोगों को यही यहाँ पे डेफिनेशन बताया था कि जो एटम का मास है वो कहाँ पे रहता है, इसके न्यूक्लियस में रहता है। क्यों रहता है इसके न्यूक्लियस में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, 3 तरह के हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला प्रोटॉन, सेकंड होता है हमारा न्यूट्रॉन, थर्ड होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का मास को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये वाला रिलेशन बताया कि यदि हम एक प्रोटॉन का यहाँ पे मास देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ पे लेने पड़ेंगे, तो 1837 इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को यहाँ पे लेने पड़ेंगे, जो किसके बराबर होंगे, 1 प्रोटॉन के बराबर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग क्या मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी एटम है उसका जितना भी मास है वो सब कहाँ पे सेंटर्ड रहता है, इसके न्यूक्लियस में। तो यदि मान लो कि हम लोग क्या करें, इसके मास नंबर को यहाँ पे इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन से यदि हम लोग इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, 1 एटम का मास यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा मास नंबर कितना है मेरे पास 4, इसको मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे प्रोटॉन के मास से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 4mp यहाँ पे लिख सकती हूँ, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन में इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। मैं जानती हूँ कि 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 ग्राम बराबर कितना होगा यहाँ पे, या फिर 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है यहाँ पे 10⁻³ ग्राम, यही होता है, इतना ही होता है। ठीक है, 10⁻³ ग्राम यहाँ पे होता है, सॉरी -3 नहीं, 3 ग्राम यहाँ पे होता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मुझे कितना निकालना है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 को मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको क्या करूँगी, क्योंकि हम ग्राम में इसको क्यों कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो भी एटम है अब हम उसको किलोग्राम में तो यहाँ पे लेंगे नहीं, किलोग्राम में तो सब्जी लेते हैं हम लोग। ठीक है, और जो चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देती है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे किलोग्राम में लेते हैं। जब आप लैब में जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी ग्राम में, मिलीग्राम में चीज़ें आपको लेनी पड़ेगी, इसलिए हम एटम का मास किस में कन्वर्ट करें, ग्राम में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको यदि यहाँ पे 1.1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 10⁻³ ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम कितना होता है, तो इसको इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 10⁻³ ग्राम।
ठीक है। अब यहाँ पे जो 10⁻⁴ है ये आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये हम लोगों ने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन में, सिग्निफिकेंट फिगर में, वो इसीलिए सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में काम आती है सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मैंने आप लोगों से बोला था बच्चों की जब भी 10⁻⁻ में कोई पावर आप लोगों को दी जाती है और उनका क्या किया जाता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे किया जाता है, तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। दोनों पावर्स आपस में क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे ऐड होके हमारे पास क्या आया, -24, क्योंकि 3 में से यदि आप 27 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, -24। ठीक है, अब हम लोगों के पास यहाँ पे क्या बचा, 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और ये जो एक 1 प्रोटॉन का जो मास है, ठीक है, 1 प्रोटॉन ऑफ मास है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे बाग बाग इतना बड़ा जैसे हम लोग यहाँ पे अमाउंट नहीं लिख सकते। तो हमने क्या किया, इस पूरे अमाउंट को एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोला इसको, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1 mu बराबर यहाँ पे क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यहाँ पे 1 mu का मीनिंग होता है, जो किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन के यहाँ पे बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे यदि हम हीलियम एटम के मास की बात करें तो यहाँ पे जो हीलियम एटम का मास है वो कितना होगा, 4 AMU। कितना होगा, 4 AMU, दैट इज कॉल्ड 1 एटम का मास। कितना होगा, 4 AMU। ठीक है, अब अलग अलग एलिमेंट्स के लिए ये मास भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंट्स के लिए मास एक ही जैसा होगा। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, मान लो कोई सा भी कंपाउंड हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, 6C12 हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। ये किसका एलिमेंट है, कार्बन का एटम है ये। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करें, इसका क्या निकालेंगे, 1 एटम का मास निकालेंगे। तो ये क्या है यहाँ पे, मास नंबर। अब मैं बार बार इसको मास नंबर को यहाँ पे 1 प्रोटॉन के मास से जो मल्टीपल है वो यहाँ पे करते नहीं फिरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे कि एक एटम का मास इतना है 12 MP, फिर आप 12 को वापस लिख रहे हो यहाँ पे 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, दैट इज वेरी हैक्टिक। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, मतलब जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इस 1 प्रोटॉन के मास को किसमें, एक यूनिट की तरह इन्होंने यहाँ पे मेजर कर लिया, दैट इज कॉल्ड 12 AMU। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका एटॉमिक मास हो गया। 1 एटम के मास को हम लोगों ने क्या बोला, एटॉमिक मास बोला। ठीक है, सॉरी 1 प्रोटॉन के मास को या 1 एटम के मास को यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, एटॉमिक मास बोला। ये तो आ गई आपकी बात समझ में। ठीक है, एक और एलिमेंट जैसे आप कहो, ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल या सेकंड वाला, और थर्ड एग्जाम्पल एक और आप कहो 7N14। इसमें आप लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे 7N14 ये एक एटम है किसका, नाइट्रोजन का। N किसका सिंबल होता है, नाइट्रोजन का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ है, मास नंबर। मास नंबर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, मास ऑफ प्रोटॉन से। तो हम क्या बार बार मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे, इतना बड़ा नंबर हम क्या बार बार यहाँ पे लिखते रहेंगे, नहीं ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका 14 AMU। ये क्या आ रहा है, 1 एटम का मास। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मास ऑफ 1 एटम। क्या है ये, मास ऑफ 1 एटम। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ 1 एटम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ 1 एटम यहाँ पे इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, या इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपको एलिमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज यदि आप लोगों को उसका मास नंबर वहाँ पे पता है तो आपको उसके प्रोटॉन के मास से उसको मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। यदि मान लो आपसे यहाँ पे क्लोरीन का मास पूछा गया, किसका मास पूछा गया, क्लोरीन का मास आप लोगों से पूछा गया, तो इस तरह से हम लोग क्लोरीन को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 35 AMU। ये AMU क्या डिफाइन करता है, 1 एटम का मास। कौन से एटम का निकाला हमने, ये 35 क्लोरीन एटम का मास, 1 क्लोरीन एटम का मास, दैट इज कॉल्ड
कितना हुआ ये 35 mu। इसको हम लोग फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं mu को, यहाँ पे मास ऑफ वन एटम, ठीक है, मास ऑफ वन एटम के लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे mu, ठीक है। और mu को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट। और यदि हम यहाँ से A और M को यहाँ से हटा दें तो हमारे पास केवल क्या बचता है, इसको हम इस तरीके से भी यहाँ पे लिख सकते हैं 1U। कैसे लिख सकते हैं इसको, 1U। तो U क्या डिटरमाइन करता है यहाँ पे, यूनिफाइड मास। क्या बताता है ये, यूनिफाइड मास को यहाँ पे हमें बताता है, ठीक है। अब यदि हम लोग इसकी वैल्यू की यहाँ पे बात करें तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन के। किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मास ऑफ प्रोटॉन। और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। ग्राम में ये होता है, किलोग्राम में आप इसमें तीनों जोड़ दो, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इन किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन हम लोगों ने सीखा था डायमेंशनल एनालिसिस में। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, वन एटम का मास निकालते हैं, ठीक है, ओके। अब आप लोगों की एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हम लोग देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोगों ने देखो ये चीज पढ़ा हुआ है, 1 mu बराबर क्या होता है, प्रोटॉन का मास होता है। और यहाँ पे आप लोगों को से क्या पूछा गया है, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन का मास निकालने के लिए इन्होंने क्या किया, देखो यदि इसे mu की टर्म में हमें लिखना है, किसको, मास को, तो हम लोग क्या करेंगे इसे, या तो आप इस तरीके से कर लो, ठीक है, या फिर आप लोग इस तरीके से कर लो कि यहाँ पे मास नंबर 1H1 यहाँ पे होता है, ठीक है, इसका क्या है ये मास नंबर। और यहाँ पे मास नंबर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, MP से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन एटम का मास आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से हम इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 AMU हमारे पास आ जाएगा। वैसे हाइड्रोजन का यदि हमें एक्चुअल मास निकालना है, एक्चुअल मास का मतलब यहाँ पे जो भी हम एटम का मास निकालते हैं, जरूरी नहीं है कि वो राउंड फिगर में ही हो। जैसे 1H1 हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, वो कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए राउंड फिगर में वैल्यूज ली जाती है। बाकी हाइड्रोजन का जो एक्चुअल मास होता है वो होता है H इज इक्वल टू 1.008 AMU। ये यहाँ पे हाइड्रोजन का एक्चुअल मास होता है, ठीक है। और वो कैसे आता है हम लोगों के पास, देखो यहाँ पे हम लोगों ने लिया मास ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के मास लिया हम लोगों ने, क्योंकि हाइड्रोजन का मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर। कैसे पता लगा हमें कि प्रोटॉन के बराबर होता है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास एक प्रोटॉन के बराबर कैसे होता है, हम लोग इस तरह से लिखते हैं इसमें 1H1। ये क्या दिखाता है हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये क्या दिखाता है हमें, मास नंबर। क्या दिखाता है, मास नंबर। और इसमें हम लोग क्या क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो बीच में मेरे पास क्या है, प्रोटॉन यहाँ पे 1 है, न्यूट्रॉन यहाँ पे 0 है। तो मैं इस तरह से इसको लिख सकती हूँ, प्लस में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग नेग्लिजिबल मान लेंगे। इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का मास एक प्रोटॉन के मास के कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एक प्रोटॉन 1837 इलेक्ट्रॉन्स के मास के बराबर होता है। तो यहाँ पे तो बच्चों एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन के मास का कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास केवल क्या बचा, प्रोटॉन बचा। तो हम लोग कह सकते हैं ना यहाँ पे कि एक हाइड्रोजन का जो मास है वो किसके एटम के, किसके मास के बराबर है, प्रोटॉन के मास के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हाइड्रोजन एटम का मास, हाइड्रोजन एटम का मास, या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू किसका मास, प्रोटॉन का मास। किसका मास हो जाएगा, प्रोटॉन का मास हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन।
तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं 1H1 इज इक्वल टू MP, और MP की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, यही वैल्यू आई इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो 1 AMU है, यदि हमें हाइड्रोजन का एक्चुअल मास चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन का एक्चुअल मास निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, एक्चुअल मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 AMU को किससे यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, हाइड्रोजन एटम के मास से। किससे डिवाइड कर देते हैं, हाइड्रोजन एटम के मास से। तो यहाँ पे हमारे पास 1 AMU की वैल्यू क्या है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब यहाँ पे 24 ग्राम से 24 ग्राम कैंसिल आउट हो गया, बचा हमारे पास क्या 1.66 अपॉन 1.67। अब यहाँ पे देखो ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, बहुत डेसिमल के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट आएगा, तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे डिवाइड करोगे आपस में तो हमारे पास क्या निकल जाएगा 1.008। इस तरह से डेसिमल में हमारे पास वैल्यू निकल जाती है, जिसको हम क्या मान सकते हैं 1 के बराबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये मैं आप लोगों को बच्चों बता चुकी हूँ कि यहाँ पे जो एटॉमिक मास यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो एटॉमिक मास यूनिट उसका फुल फॉर्म होता है MU का, और यहाँ पे MU की जगह हम उसको U भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड मास। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है, क्या बोलते हैं इसको, यूनिफाइड मास बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ पे देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या देखेंगे, एवरेज एटॉमिक मास। व्हाट इज अबाउट एवरेज एटॉमिक मास, क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास। देखो सबसे पहली बात, एवरेज यहाँ पे वर्ड आया है, तो यहाँ पे किसी दो एटम्स का जो मास है उसका एवरेज हम लोगों को लेना पड़ेगा। अब दो एटम हम लोग कौन से लें, क्या वो हम लोग दो अलग अलग एटम लें या हम लोग यहाँ पे सेम एटम लें। तो सेम एटम का एवरेज एटॉमिक मास निकालने से फायदा क्या है, क्या मीनिंग है एवरेज एटॉमिक मास का। सबसे पहले जो यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास हम लोग निकालेंगे, तो आप लोगों ने इस तरीके से देखा होगा कि यहाँ पे कितनी बार जो मास है वो किस में आता है, फ्रैक्शन में आता है। कितनी किस में आता है, फ्रैक्शन में आता है। मतलब इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 17 Cl 35.5। इस तरीके से आप लोगों ने देखा वैल्यू, देखिए ना वैल्यू इस तरीके से। तो इस तरह का जो मास होता है जो किस में आता है, डेसिमल में आता है या फिर फ्रैक्शंस में आता है, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास हम लोग उसको बोलते हैं। क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू जब भी आती है जब हमने दो एटम्स का यहाँ पे एवरेज निकाला हो। अब लेकिन हमने किन एटम्स का यहाँ पे एवरेज निकाला हो वो भी मैटर करता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक नाम सुना होगा आइसोटॉप्स के बारे में। क्या होते हैं आइसोटॉप्स, सबसे पहले हमें एवरेज एटॉमिक मास को समझने से पहले आइसोटॉप के बारे में समझना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उस चीज में यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, आइसोटॉप्स के बारे में हम लोग बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि व्हाट इज आइसोटॉप्स। ठीक है, या व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटॉप्स। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि यदि मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, किसकी बात करें हम लोग, हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, यहाँ पे 3 तरह के आइसोटॉप्स होते हैं। क्या डिफरेंस है इन तीनों में, यहाँ पे जो उनका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर वो तो क्या रहेगा सेम, लेकिन जो इनका यहाँ पे मास नंबर होता है, क्या होगा, मास नंबर यहाँ पे डिफरेंट होगा। ठीक है, एलिमेंट सेम है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है, क्या डिफरेंस है, मास नंबर में यहाँ पे डिफरेंस है। तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, आइसोटॉप्स कहा जाता है, जिसमें क्या क्या सेम है, एलिमेंट यहाँ पे सेम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे सेम है, बस डिफरेंस किस में है, यहाँ पे मास नंबर में यहाँ पे डिफरेंस है। दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, आइसोटॉप्स यहाँ पे बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं, 3 आइसोटॉप्स यहाँ पे प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है, नेचर में, नेचर में प्रेजेंट होंगे आइसोटॉप्स। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे आइसोटॉप्स होते हैं, अब ये हर जगह नहीं मिलते हैं, इसका नाम होता है प्रोटियम। पहले हम लोग आइसोटॉप्स के नेमिंग के बारे में देख ले। देखो
यहाँ पे इसका जो 1H1 है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन भी हम लोग इसको बोलते हैं, या फिर हाइड्रोजन एटम भी हम लोग इसको बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन। और ये मिलता है आप लोगों को H2O की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में मिलता है? H2O की फॉर्म में मिलता है, H2O2 की फॉर्म में मिलता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में मिलता है। ठीक है। दूसरा होता है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, ठीक है। और 1S3 को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ट्रिशियम। क्या बोलते हैं? ट्रिशियम। तो ड्यूटेरियम को यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? डी से, और ट्रिशियम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टी से। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो वाटर रहता है वो क्या रहता है? D2O। आप लोगों ने ऐसे नाम सुना होगा, हैवी वाटर। जैसे आप लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखे होंगे, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा ही सही, जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, जैसे कि RAPP है, और इसके अलावा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, ठीक है, वहाँ भी काफ़ी सारे एटम पे रिसर्च होती है, और वो पावर प्लांट नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा नगोरा का यदि आप देखोगे तो वहाँ भी एक पावर प्लांट है, न्यूक्लियर रिएक्टर, जहाँ पे क्या वहाँ पे प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो वहाँ पे कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस लिए जाते हैं, उन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की क्या होती है? न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है। उसको भी, हाँ, आप लोग जब 12th क्लास में जाओगे तो केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ते हो रेडियो एक्टिविटी के बारे में, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग वहाँ पे पढ़ोगे, लेकिन फिजिक्स में आप लोग इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो D2O लेते हैं वो कहाँ पे लेते हैं? हैवी वाटर रिएक्टर्स में इनको लेते हैं, या न्यूक्लियर रिएक्टर्स में लेते हैं। वहीं पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाया जाता है जहाँ पे हैवी वाटर प्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोटा शहर की यदि हम लोग जनरली बात करते हैं, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? चंबल नदी है, और उस चंबल नदी का जो वाटर है, अब हम लोग बोलेंगे कि वाटर का फॉर्मूला तो मैम H2O ही होता है, लेकिन चंबल नदी में जो वाटर है उसका फॉर्मूला क्या है? D2O। क्या है? D2O। मतलब वहाँ पे कौन सा वाटर प्रेजेंट है? हैवी वाटर वहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है? हैवी वाटर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है? D2O, क्योंकि वहाँ पे ड्यूटेरियम होता है। ड्यूटेरियम क्या है? हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है तो हाइड्रोजन ही, लेकिन उसका जो मास नंबर है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया? ड्यूटेरियम। हमने नहीं, जो साइंटिस्ट है उन लोगों ने नाम दिया, हम तो केवल यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा होता है यहाँ पे ट्रिशियम। तो नेचर में यहाँ पे अलग अलग अबंडेंस के हिसाब से अलग अलग यहाँ पे क्या मिलते हैं? आइसोटॉप्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? आइसोटॉप्स मिलते हैं। तो जैसे यदि हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोटियम की, या फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसकी? हाइड्रोजन की, तो सबसे ज्यादा वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? परसेंटेज अबंडेंस नेचर में सबसे ज्यादा किसका प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन का। उससे कम परसेंटेज अबंडेंस क्या होता है? ड्यूटेरियम का। और सबसे कम यहाँ पे परसेंटेज अबंडेंस होता है ट्रिशियम का। अब परसेंटेज अबंडेंस क्या होता है? नेचर में कहाँ पे एलिमेंट कितनी मात्रा में पाया जाता है, या कितने अमाउंट में ये नेचर में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज अबंडेंस। क्या बोलते हैं उसको? परसेंटेज अबंडेंस बोलते हैं। जैसे यदि हम बात करें H2O की, तो ये हर कहीं पे अवेलेबल है, चाहे आप अमेरिका चले जाओ, चाहे आप यहाँ पे इंडिया में आ जाओ, इंडिया के किसी गांव में चले जाओ, ठीक है, तो वहां भी H2O है। तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज अबंडेंस है किसका है? H2O का है। लेकिन D2O का यहाँ पे परसेंटेज अबंडेंस कम है, क्योंकि कई कई चुनिंदा शहरों में ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो इस तरह का जो परसेंटेज अबंडेंस है उसके हिसाब से ये यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और जो सबसे ज्यादा परसेंटेज अबंडेंस है वो किसका है? हाइड्रोजन के फर्स्ट वाले समस्थानिक आइसोटॉप का है। ठीक है, सेकंड वाला यदि हम यहाँ पे बात करें कार्बन, तो कार्बन के भी यहाँ पे 2 तरह के आइसोटॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 आइसोटॉप्स यहाँ पे कार्बन के होते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें 6C12, दूसरा हम लोग बात करते हैं 6C14। यहाँ भी मास नंबर सेम है, एलिमेंट का नंबर सेम है, एलिमेंट यहाँ पे सेम है, डिफरेंस किस में है? मास नंबर में। एक का मास नंबर क्या है? 12, एक का मास नंबर क्या है? 14। तो यहाँ पे दोनों के मासेस में क्या है? डिफरेंस है। एक को हम लोग बोलते हैं कार्बन 12, एक को हम लोग बोलते हैं कार्बन 14। तो दोनों आपस में किससे डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है? मास नंबर से। किससे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? मास नंबर से यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है।
दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बन के आइसोटोप हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाया जाता है वो कौन सा आइसोटोप होता है? कार्बन 12 का आइसोटोप होता है। मतलब यदि हम यहाँ पे बात करें कार्बन के आइसोटोप की, तो कार्बन 12 नेचर में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है, चाहे आप कोयले में देख लो, ठीक है, चाहे आप किसी भी कार्बन के कंपाउंड में देख लो, सबसे ज्यादा वहां पे कार्बन 12 आपको मिलता है। कार्बन 14 कहीं कहीं जगह पे आप लोगों को मिलेगा, इसका परसेंटेज अबंडेंस बहुत कम होता है, मतलब नेचर में कम मात्रा में पाया जाता है या कम अमाउंट में यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे बेसिकली एवरेज एटॉमिक मास की। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो सेम एटम यहाँ पे लेते हैं, एटम तो सेम नहीं है, दो क्या लेते हैं यहाँ पे, आइसोटोप्स लेते हैं। क्या लेते हैं? आइसोटोप्स। यहाँ पे टू आइसोटोप्स का जो मास है, मास ऑफ टू आइसोटोप्स, क्या लेते हैं हम यहाँ पे, मास ऑफ टू आइसोटोप्स। जो यहाँ पे टू आइसोटोप्स का मास है उनका क्या ले लेते हैं हम, एवरेज यहाँ पे ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एवरेज। और इसका जो एवरेज होता है वो किस में आता है, फ्रैक्शन वैल्यू में भी आ सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू में ही आता है वैसे हमेशा, ठीक है। तो किस में आता है? फ्रैक्शन वैल्यू में। और इस फ्रैक्शन वैल्यू को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज एटॉमिक मास। यदि यहाँ पे हमने हाइड्रोजन की बात करी, हम लोगों ने यहाँ पे कार्बन की बात करी, और भी आइसोटोप जैसे हम लोग यहाँ पे देखें नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन की यदि हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्या होता है उसका, यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का सिंबल होता है ये, और इसमें एक आइसोटोप तो होता है 7n14, एक आइसोटोप यहाँ पे होता है 7n15। ये क्या है? नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स हैं। इसी तरह से यदि हम बात करें यहाँ पे क्लोरीन की, तो एक तो होता है यहाँ पे 17Cl35, एक होता है यहाँ पे 17Cl37, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 35 + 37/2, इस तरह का हम लोग यहाँ पे मास लेते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास को हमेशा क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, जिसका भी आइसोटोप यहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 35.5, तो यहाँ पे जो 35.5 है जो डेसिमल में वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे उसको? एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। ये होता है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास मतलब इसको हमने इस तरीके से कैलकुलेट करके फिर इसको निकाला है, जो वैल्यू हमारी किस में आई, डेसिमल में आई। तो हमेशा एवरेज एटॉमिक मास है उसमें हमें ना तो दो अलग एलिमेंट चाहिए, ना हमें दो अलग टाइप के एटम चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक ही एलिमेंट के दो आइसोटोप्स हम लोग यहाँ पे लेते हैं, और उसके मास नंबर का हम लोग क्या निकाल देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन इसकी लिख सकते हैं कि यहाँ पे एवरेज ऑफ आइसोटोपिक मास को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। इस तरह की डेफिनेशन आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद अब बच्चों हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी में देखते हैं कि आपके एनसीईआरटी में क्या गिवन है। देखो यहाँ पे कार्बन के 3 आइसोटोप्स आप लोगों को दिए हुए, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। यहाँ पे रिलेटिव अबंडेंस कितना देखा है, 98.89%, मतलब आप समझ रहे हो 99% यहाँ पे कार्बन 12 पाया जाता है, ठीक है, नेचर में। मतलब कार्बन 12 यहाँ पे नेचर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। चाहे हम हमारी बॉडी के कार्बन देख लो, क्योंकि हमारी बॉडी तो पूरी कार्बन की बनी है, प्रोटॉन से ही तो, प्रोटीन से ही तो बनी हुई है, ठीक है। या फिर आप कोई सा भी एलिमेंट यहाँ पे देख लो, कार्बन को देख लो, कोयले को देख लो, वहां भी आपको कौन सा मिलेगा, कार्बन 12 यहाँ पे मिलता है, ठीक है। उसके बाद यदि आप इसकी बात करो यहाँ पे कार्बन 13 की, तो यहाँ पे कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, 1.1, इतना परसेंट ही बस ये कार्बन 13 यहाँ पे प्रेजेंट है। और कार्बन 14 तो बहुत कम प्रेजेंट होता है, मतलब आप मान के चलो 0.002% यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो कार्बन 14 का आपको लोगों को परसेंटेज क्या देखा है, 0.002, ठीक है। 2 × 10⁻, सॉरी 0.002 नहीं बच्चों, 2 × 10⁻⁻10 यहाँ पे इतना कम परसेंटेज किसका मिलता है, कार्बन 14 का यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें इनके एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास इसका क्या आएगा, 12, इसका आता है 13, और इसका कितना आता है, 14, कितना आता है इसका, 14, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ है, इसका
एवरेज एटॉमिक मास यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए दिया है। इस तरह से आप लोग यहाँ पे इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करेंगे? जो कार्बन 12 है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को एटॉमिक मास यूनिट लिखा है, मतलब कार्बन 12 के एक एटम का मास वो कितना लिखा है आपको? 12। कार्बन एटम के एक यहाँ पे उसका मास आप लोगों को क्या लिखा है? यहाँ पे आप लोगों को लिखा है जो कार्बन के एक एटम का मास है 12U, मतलब कि 12 mu भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये किसका मास है? कार्बन 13 का, ठीक है। और ये किसका मास है? कार्बन 14 का। अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है इन्होंने? इसके परसेंटेज अबंडेंस से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो जैसे हम इसके परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे निकल के कितना आता है? 12 ही आता है। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? एवरेज एटॉमिक मास को 12 होता है कार्बन का मास, तो इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। तो परसेंटेज ऑफ अबंडेंस के हिसाब से डिपेंडेंट रहता है, आइसोटॉप के मास के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि आइसोटॉप कितनी मात्रा में यहाँ पे नेचर में प्रेजेंट है या कितने अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट है। उसको यदि किसी भी परसेंटेज अबंडेंस को, जो यहाँ पे आइसोटॉप है उनके परसेंटेज अबंडेंस को यदि हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दें? उनके एटॉमिक मास से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं? एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ पे सिंपली आप लोग क्या करो, इन तीनों का मास जोड़ लो और इसका क्या निकाल लो? एवरेज यहाँ पे निकाल लो। इन तीनों का एवरेज आप लोग यहाँ पे निकाल लो तो भी क्या आएगा? उतना ही यहाँ पे आएगा। तो दैट इज कॉल्ड एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर?